हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। अपने फर्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको जो है फिजिक्स के बारे में और यूनिट्स के बारे में बताया था और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम किसी पर्सन की ऑनेस्टी को अगर हम मेजर करना चाहें तो हम कहते हैं कि वो कितना ईमानदार है। कहते हैं वो रमेश मुकेश से ज्यादा ईमानदार है। कितना ईमानदार ज्यादा है ये मेजर करने की बात करें तो हम नहीं मेजर कर पाते। ठीक है, तो जिन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं वो मुझे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये दो तरह के थे आपके, फंडामेंटल और ड्राइव। तो मैंने आपको फंडामेंटल बताया कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें फंडामेंटल, और जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होते हैं उन्हें ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, और उसके यूनिट्स के बारे में बताया और यूनिट्स के सिस्टम्स के बारे में बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन यूनिट्स के बारे में और उनके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको कई सारे यूनिट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो उनकी अब हम कैलकुलेशन को देखेंगे कि किस तरह से इनका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या होता है। जैसे हमने पहला यूनिट पढ़ा था लेंथ। लेंथ क्या होता है? व्हाट इज लेंथ? लेंथ, तो लेंथ किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे हमने बताया था आपको क्वांटिटी में आपका फर्स्ट है लेंथ। लेंथ क्या होता है? व्हाट इज द लेंथ? तो लेंथ किसे कहते हैं? हम लेंथ को डिफाइन अगर करना चाहें तो जैसे क्या है, लेंथ इज द गैपिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, लेंथ क्या होता है? लेंथ दो पॉइंट के बीच के गैपिंग को कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, अब इसके बीच की गैपिंग है तो ए का लेंथ कितना हो जाएगा? तो इसके बीच जो गैपिंग है ये, इस गैपिंग को क्या कहेंगे? ए बी कहेंगे। जैसे इसके बीच गैपिंग हमारा 5 मीटर का है तो हम कहेंगे कि ए बी का लेंथ कितना है? 5 मीटर। ठीक है, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है तो इस व्हाइट बोर्ड के इस एंड पॉइंट को और इस एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट के बीच की जो गैपिंग है यहाँ से यहाँ पर, इस पूरी गैपिंग को हम क्या कहेंगे? लेंथ। ये हमारा मार्कर है तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो गैपिंग है ये क्या है? इस मार्कर की लेंथ का। ओके, तो लेंथ इज द क्या? लेंथ इज द गैपिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, या तो ये आपका लेंथ होता है। लेंथ के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं? तो लेंथ के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, यूनिट एसआई यूनिट कह सकते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्या होता है? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो मीटर किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीटर? ठीक है, मीटर किसे कहते हैं? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द मीटर, मीटर को डिफाइन करें। तो मीटर क्या है इसको डिफाइन करने अगर हम करना चाहें तो देखिए इसकी एक बहुत ही पुरानी डेफिनेशन होती है मीटर की। ठीक है, मीटर की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे बुक में कि मीटर इज द लेंथ ऑफ द पथ। मीटर क्या है? ये लेंथ ऑफ पथ है। किसका पथ? कि जब हमारा जो लाइट होती है वो 1/299,792,458 पार्ट। ठीक है, 8 पार्ट में जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक सेकेंड के, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 मीटर। ठीक, तो इसे कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन वैक्यूम। मीटर क्या है? तो डेफिनेशन इसकी देखें तो ये हो जाएगा इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in vacuum in 1/299,792
ठीक है। ठीक, तो लेंथ क्या है? लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट जो हमारा होता है वो लाइट में इतना, ये देखिए इसी को अगर हम इन शॉर्ट चेंज करना चाहें कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 2.997 लिख सकते हैं, डॉट डॉट इस पर है, या इनटू 10 टू पावर 8, या इसी को लिख सकते हैं अप्रॉक्स 10 टू द पावर 8, ठीक है, मीटर। ठीक है, तो यानी लाइट ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये होती है ना। तो 1 सेकंड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 अपॉन, ठीक है, 299 से 299 लाख 792,458 सेकंड। 1 सेकंड में क्या है कि जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, 1 मीटर, ठीक है। तो ये होता है 1 मीटर की डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड हमारा था मास, ठीक है, सेकंड है हमारा मास। तो मास क्या, मास के लिए क्या करते हैं हम? कौन सा यूनिट यूज करते हैं? किलोग्राम, ठीक है। मास के लिए यूनिट यूज करते हैं हम क्या? किलोग्राम। तो मास क्या होता है? व्हाट इज द मास? तो मास द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा मास और वेट के चैप्टर में, ठीक है, उसी में था। तो मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मैटर की कितनी मात्रा, जैसे ये है मार्कर, तो ये प्लास्टिक से बना है, तो इसमें जितना प्लास्टिक है उस प्लास्टिक के अमाउंट को क्या है? उसका मास कहेंगे। या फिर ये आपका वुडन जो है डस्टर है, तो इसमें वुड लगा हुआ है, कुछ कॉटन लगे हुए हैं, तो इसमें वुड और कॉटन है, जितना वुड और कॉटन है, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर क्या है? वुड है और कॉटन है, तो जितना अमाउंट ऑफ वुड एंड कॉटन है इसको क्या कहेंगे? इसका मास कहेंगे। तो मास कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, ठीक है। अब मास के बाद आता है इसका यूनिट। मास का यूनिट क्या है? तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। तो मास की यूनिट को हम किलोग्राम कहते हैं, SI यूनिट। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो किलोग्राम को डिफाइन अगर करना चाहें तो किलोग्राम को हम देखिए यहाँ है कि किलोग्राम द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरेडियम अलॉय kept in international value of weight and measured is defined as 1 किलोग्राम, ठीक है। तो कह रहा है कि मास क्या होता है? जैसे पुराने समय में बहुत ही, ठीक है, पुराने समय में एंशिएंट टाइम में क्या था कि किलोग्राम किसे कहा गया? तो जैसे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट लिया गया, ठीक, साइंटिस्ट लोग जो थे उनकी सहमति से एक ऑब्जेक्ट लिया गया किसी का, एक बड़ा सा टुकड़ा, और उसको उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? 1 किलोग्राम। ऐसे ही चर्चा किया कि इस ऑब्जेक्ट इतना बड़ा टुकड़ा जो है ये क्या है? 1 किलोग्राम है। लेकिन अब चूंकि वो पत्थर अगर लिया उन्होंने, तो पत्थर क्या होता है कि स्टोन जो होता है टाइम टू टाइम, जैसे 100-200 ईयर्स के बाद स्टोन में रस्टिंग होती है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है? झड़ने लगता है और वो उसका वेट कम हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर बाद में स्टोन न लेकर कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया गया कि जो टाइम के साथ रस्ट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए प्लैटिनम इरेडियम, ठीक है, प्लैटिनम इरेडियम का एक अलॉय होता है, तो ये प्लैटिनम इरेडियम का अलॉय रस्ट नहीं होता, तो उसकी एक फिक्स अमाउंट लिया गया जिससे कि उसको कंपेयर किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं हम? एक स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट हमारा यूनिट होता है, फर्स्ट जिससे हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं क्या? कि प्रोटोटाइप। उसे प्रोटोटाइप्स कहा जाता है, ठीक है। जो कोई भी चीज अगर फर्स्ट आया है तो फर्स्ट सैंपल को प्रोटोटाइप्स कहा जाता है। तो मास के इस फर्स्ट सैंपल को एक प्लैटिनम और इरेडियम का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया गया जो कि कुछ वेट के बराबर था, और कहा गया कि ये 1 kg है, इसी को 1 kg कहा गया। और फिर इसी से कंपेयर करके बाकी और सारे जो है कई चीजें जो है
पेरिस में इसे आज भी जो है वहाँ पर सारी चीजें मास के मेजरमेंट का यूनिट जो है इंटरनेशनल पेरिस वहाँ पे है, तो वहीं से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लैटिनम इरेडियम का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया गया, जिससे कंपेयर करके अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट को बनाया गया, और तोलना तो आसान होता है। इसे जो है बैलेंस, फिजिकल बैलेंस तराजू पर एक तरफ इसको रख दिया, एक तरफ इसी के बराबर अदर ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब वो जितना आया वो 1 किलो हो गया। ऐसे कर करके हजारों लाखों जो है 1 केजी के ऑब्जेक्ट बनाया गया और इसे पूरी दुनिया में सेंड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से 1 केजी क्या है ये, ठीक है, ये प्लैटिनम इरेडियम का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल अलॉय ऑब्जेक्ट होता है, जो इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ वेट, ठीक, इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ वेट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसी को 1 किलोग्राम कहते हैं। तो 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम इज अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरेडियम एंड इट इज इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ वेट, ठीक है। ये क्या है? एक इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ वेट, यानी वेट को मेजर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक होता है, जिसके द्वारा, ठीक है, प्लैटिनम इरेडियम का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल अंतरराष्ट्रीय मानक होता है, जिसे क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। मानक इसे स्टैंडर्ड या प्रोटोटाइप कहा जाता है। इसी तरह से आता है टाइम। टाइम क्या है? थर्ड है टाइम। टाइम क्या होता है? तो टाइम को डिफाइन अगर हम करते हैं तो टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम क्या होता है? व्हाट टाइम किसे कहते हैं? तो टाइम क्या होता है? टाइम में बहुत लोग टाइम क्या होता है तो कह सकते हैं कि हमें घर से यहाँ आने में जितना समय लगा टाइम होता है। तो टाइम होता क्या? वो तो टाइमिंग है, लेकिन टाइम डिफाइन क्या करेगा? व्हाट इज टाइम? तो टाइम क्या होता है कि किन्हीं दो घटनाओं के सक्सेसिव ना, किसी इवेंट के सक्सेसिव, ठीक है, होने के जो इंटरवल होता है उसी को टाइम कहते हैं। जैसे सनराइज आज हुआ, सूर्योदय निकला, फिर कल फिर सन निकलेगा, तो आज सन निकला फिर कल निकलेगा, तो आज के सन और कल के सन के बीच जो गैपिंग है ये हमारा क्या है? इसको हम टाइम कहेंगे कि सनराइज का टाइम है, सनराइज देर के बाद होता है, तो उसी को हम मेजर करते हैं 24 आवर कहते हैं, या उसको 1 डे कहते हैं। तो इसलिए सनराइज क्या होता है? 1 डे के बाद होता है, पर डे 1 डेज के बाद, यानी 24 आवर्स क्या है? टाइम है कि सनराइज 24 आवर्स के बाद, यानी एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स से हम कंपेयर करते हैं। तो टाइम क्या है? तो टाइम इज द गैपिंग बिटवीन 2 इवेंट्स या 2 सक्सेसिव इवेंट्स। टाइम इज द गैपिंग बिटवीन 2 सक्सेसिव इवेंट्स, इन्हीं दो क्रमागत घटनाओं के बीच जो गैपिंग होता है उसे हम टाइम कहते हैं। जैसे ये था, हमने मार्कर को यहाँ से यहाँ तक राइज किया और ये नीचे पहुंचा, तो मार्कर के हमारे हाथ से छूटने और इस हैंड में आने के बीच जो गैपिंग लगा, यही मार्कर के गिरने का क्या है? टाइम होता है। तो दो घटनाएं हैं, एक तो मार्कर का हाथ से छूटना, दूसरा इस हैंड में आना। तो इन दो घटनाओं के बीच जो गैपिंग हुई, इंटरवल हुआ, उसी को क्या कहते हैं? हम टाइम कहते हैं। तो टाइम के लिए SI यूनिट क्या बनाया गया? टाइम के लिए SI यूनिट क्या बनाया गया? सेकंड बनाया गया। सेकंड क्या होता है? तो सेकंड को डिफाइन करना अगर हो तो सेकंड के लिए तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सबसे पहले सेकंड के लिए होता है कि जैसे एक दिन होता है 24 घंटे, 24 घंटे को, एक दिन को हम 24 भागों में 24 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? 1 आवर हो जाएगा। इस 1 आवर को 60 पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। फिर इसको 60 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका 1 सेकंड हो गया। लेकिन ये तो बात की चीजें हैं कि इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड क्या होता है इसको डिफाइन करना हो तो 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए नेचुरली रिसेंट टाइम में लाइट्स थी और कुछ नहीं था, तो इसलिए 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि ये टाइम को डिफाइन करने के लिए हम जो है लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे
सीजियम होता है। तो सीजियम हम जानते हैं कि एटम्स के न्यूक्लियस होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन उसके बाहर फिक्स एनर्जी लेवल के सेल्स में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी लेवल के सेल में रहता है, और सभी सेल का एनर्जी लेवल K11 सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो अब एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आगे आप लेवल पे पढ़ोगे और यूट्यूब में, ठीक है। तो एनर्जी लेवल में ये अलग अलग होता है। अब होता क्या है कभी कभी कि हम जानते हैं कि इनका एनर्जी लेवल फिक्स होता है, जितना एनर्जी लेवल रहता है इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसके इस एनर्जी लेवल को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट में रहता है। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो कहीं से अगर वो एनर्जी पाता है, किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी वो ऑपरेट करता है, जब वो एनर्जी ऑपरेट करता है, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ मान लेते हैं कि इसका एनर्जी लेवल इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इतना है, ठीक है। लेकिन जब वो कहीं से एनर्जी अगर पाता है, जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी अगर कहीं से पाएगा तो ये अपने लेवल से उठ जाएगा और इस सेल में चला जाता है। एनर्जी ज्यादा हो गया, दूसरे सेल में जंप करेगा तो ये क्या होता है कि यहाँ से जंप करके इस लेवल में चला आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे चला है, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, मैंने बताया कि हर सेल का एनर्जी लेवल फिक्स होता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर सेल में K, L, M, N ये अलग अलग सेल होते हैं, सभी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है एटम से। तो क्या है जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा तो क्या है कि यहाँ पे रहने देंगे बाकी के इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ये फिर से क्या होता है वापस अपने सेल में आएगा, और जब ये वापस अपने सेल में आएगा तो फिर से इसका एनर्जी इतना ही हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एनर्जी ऑपरेट करेगा, फिर इस तरह जंप करेगा, फिर इस तरह से, ये इस तरह से क्या होता है कि जंप बार बार करता रहेगा, एनर्जी पाता रहता है, इस तरह से ये जंप करता है, ठीक है। एनर्जी पाएगा फिर दूसरे सेल में जाएगा वहां, तो इस दौरान क्या करता है जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में फिर आता है तो इसका एनर्जी क्या होता है कुछ लॉस, और ये लॉस होता है तो ये क्या करता है जब एनर्जी लॉस होगा तो ये क्या करेगा एक लाइट इमिट करता है, ये जो है आपका एक लाइट इमिट करता है। तो ये इस तरह से लाइट इमिट करेगा और बार बार ये ऊपर अपर शेल में जाएगा फिर ऊपर, तो इस तरह से क्या करता है ये ऑसिलेटिंग मोशन, ठीक है, एक ऑसिलेटिंग मोशन जो है ये क्रिएट करता है। और टाइम 1 सेकंड डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ऑसिलेशन का, कि अगर किसी पेंडुलम में एक पेंडुलम है, इसे हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम स्ट्रेच करें और छोड़ दें तो ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। तो अगर इसका यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय 1 सेकंड है ये, ठीक है, और इसे हम क्या करें अब इसको हम यहाँ तक न स्ट्रेच करके इसको यहाँ से यहीं तक हम स्ट्रेच करें और तब छोड़ें तो ये क्या करेगा वापस यहीं तक आएगा और फिर इधर जाएगा, इतने में ही मूव करेगा। लेकिन ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा जो है 1 सेकंड ही लगेगा। उसका वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड चाहे जितना भी ज्यादा हो या कम, ऑसिलेशन एक चैप्टर है लास्ट में इसी में, ठीक है, तो वहां और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई पार्टिकल वाइब्रेशन करता है तो वाइब्रेशन के दौरान उसका एम्पलीट्यूड चाहे जितना ज्यादा हो या चाहे जितना कम, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड नहीं बदलता, ठीक है। तो इसलिए सेकंड को टाइम को न बदलने के लिए हम एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है जो टाइम जो न बदले, तो इसलिए यहाँ पर वाइब्रेशन का टाइम पीरियड दिया गया है। तो इसलिए वाइब्रेशन के टाइम पीरियड और सबसे बेस्ट वाइब्रेशन जो होता है वो सीजियम में आता है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट क्लॉक अगर पूछे बेस्ट क्लॉक इन द वर्ल्ड या व्हिच क्लॉक टेल अस एक्यूरेट टाइम, कौन सा क्लॉक
सीजियम क्लॉक इज द बेस्ट क्लॉक, ठीक है, सीजियम आपका बेस्ट क्लॉक होता है। तो सीजियम में वाइब्रेट ऑसिलेशन इसी तरह से पार्टिकल्स में होते हैं, ये लाइट एमिट करता है। अब कितना लाइट एमिट करेगा उसको हम देख लेते हैं। तो जब ये लाइट एमिट करता है तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, द टाइम ड्यूरेशन है कितना वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। तो इस वाइब्रेशन को देख लेते हैं, ये लगभग होता है 9192 लाख 631,770, ठीक है। तो ये 9 मिलियन 192,631,770 इतना जो है क्या करता है, ये ऑसिलेशन करता है। तो इतना ऑसिलेशन करने में, ठीक है, ये क्या करता है, बहुत इसी तरह इतनी बार, यानी इतनी बार ये क्या करेगा, इस तरह से ये ऑसिलेशन करता है। तो इतने ऑसिलेशन को करने में, ठीक है, 9,192,631,770 इतने वाइब्रेशन या इतने ऑसिलेशन करने में, ठीक है, सीजियम क्लॉक को इतना ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है, उस टाइमिंग को हम क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को 1 सेकेंड कहा जाता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड क्या होता है, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि द सीजियम 133 एटम्स emits electromagnetic radiation. The cesium 133 atoms, ठीक है, produce electromagnetic radiation, and during the emission of this radiation it completed 9,192,631,770 oscillation, ठीक है, in the time, and this time is known as 1 second। जिस ना इतने ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लेंथ, मास और टाइम और उसके डेफिनेशन। इसी तरह से आपके और भी चीजें होती हैं, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है उसको जानते हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये 3 चीजें हैं, लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसके बाद जो है हम इसी के बारे में डिटेल, लेंथ, मास और टाइम। तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेंथ है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन और भी चीजें हैं उनको जानना भी जरूरी है, इसलिए मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका करंट या टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी चीज कितना ज्यादा गर्म है या कितना ठंडा है, तो उसको उसकी डिग्री को जो हम बताते हैं, जैसे 20 डिग्री ना हॉट है या 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, -10 डिग्री है, तो इसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द टेम्परेचर एंड इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बताया करंट क्या होता है, तो करंट के लिए मैंने आपने पढ़ा होगा 10th में, करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। किसी कंडक्टर वायर में चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट। उसी को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग को, फ्लोइंग रेट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट एम्पियर यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता कहते हैं। जैसे बल्ब हमारा होता है, बल्ब जलता है, आपने देखा होगा बल्ब ग्लो करता रहता है ना, तो बल्ब की ग्लोइंगनेस, ठीक है, जैसे बल्ब तेज ग्लो कर रहा है, स्लो, जैसे लाइट धीमी हो गई, बल्ब की ग्लोइंग स्लो हो गई, लाइट वोल्टेज हाई हुआ, बल्ब की ग्लोइंग और बढ़ गई, कमरे में जो लाइट है ब्राइटनेस और ज्यादा हो गई। तो इस ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, इस ब्राइटनेस को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसे कैंडेला कहते हैं, ठीक। उसके अलावा एक लास्ट था आपका 7th, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं पदार्थ की
जैसे अब ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको मास में बताया कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। तो ये तो मास हुआ, मास के लिए इतना हम बताते हैं, लेकिन जब जैसे छोटे छोटे हैं कि जैसे हमारे 10 ग्राम 20 ग्राम, जैसे आपके 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं या 2 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, अमाउंट ऑफ मैटर को हम काउंट करके ही बता सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है, मोल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था अमाउंट ऑफ मैटर। उसके बाद आता है एंगल ऑफ फ्लेम। एंगल ऑफ फ्लेम क्या होता है, तो जैसे इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्लेम, दो साइड के बीच होता है, तो इसे एंगल ऑफ फ्लेम कहते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इसके बीच कितनी गति है, एंगल ऑफ फ्लेम। लेकिन यही इसके जिसके अलावा एक और है एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो इस कंडीशन में क्या है, तो ये जैसे ट्रायंगुलर होगा, ठीक, तो यहाँ पे जितना एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ सॉलिड। जैसे ये 3 डायमेंशनल है तो सॉलिड हो जाता है, क्योंकि प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल होता है, सॉलिड फिगर 3 डायमेंशनल। तो एंगल ऑफ प्लेन को मेजर करने के लिए रेडियन का यूज करते हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ सॉलिड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो एंगल होगा उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग एंगल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ सॉलिड को मेजर करने के लिए जैसे सॉलिड ये है, ठीक है, जैसे ये क्वार्टर है 3 डायमेंशनल में कमरा, तो कितना एंगल बनेगा उसको सॉलिड कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका यहां तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट की बात अगर हम करें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, तो लेंथ मेजरमेंट का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग स्केल्स बनाए गए हैं आजकल। ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट में हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी चीज एसआई क्या होता है, इसका मीटर, तो हम जानते हैं 1 मीटर हमें नापना है, मीटर में नापना है, मीटर में अगर मेजर करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीटर स्केल का यूज करते हैं। मीटर स्केल का यूज करते हैं कितने तक, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर नापना अगर हो हमें, ठीक है, 100 मीटर है या 1000 मीटर, ठीक है, 10⁻³ कह सकते हैं, इससे लेकर ना कहां तक जाएगा ये, और कम से कम मीटर स्केल से कितना नाप सकते हैं, 10⁻³ 10⁻³ या इसको हम कहते हैं और 1 mm। मीटर स्केल से मिनिमम इतना हम मेजर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम, ठीक है, 100 मीटर 1000 मीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। तो हर डिवाइस की अपनी एक लिमिट होती है, मीटर स्केल, इसको मेजर करना हो तो हम लार्जर को चाहे जितनी बार मेजर कर सकते हैं और भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलर, तो स्मॉलर में मीटर स्केल से मेजर करने के लिए कम से कम हम मीटर स्केल पे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा 1 मीटर का मीटर स्केल है, तो आप देखते होंगे यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3, ये सेंटीमीटर लिखे होते हैं, ऐसे पूरा जो है कहां तक आता है, टोटल 100 सेंटीमीटर तक होता है। तो इस 100 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर है, इस पूरे को क्या कहेंगे, 1 मीटर, और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो इससे हम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर इसके बीच भी 10 छोटे छोटे लाइंस होते हैं, पार्ट सेक्शंस होते हैं, डिवीजन, उसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर। तो मीटर स्केल से हम मिनिमम 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मिलीमीटर
मीटर तक यूज कर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सिंपल सा कितना हम यूज करते हैं। इससे छोटा अगर मेजर करना, मिलीमीटर से भी छोटा अगर लेंथ हो, तो मिलीमीटर से छोटा अगर होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, जिससे हम 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर -4 मीटर तक मेजर करने के लिए। मिलीमीटर से अगर छोटा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। इससे छोटा अगर लेंथ हो तो इससे छोटा होता है तो उसके लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से स्मॉलर लेंथ के लिए ये, ठीक है, और लार्जर है तो मीटर स्क्वायर को चाहे कितने टाइम्स हम करके इससे मेजर कर लेते हैं। तो ये जो था कि एक रूटीन में आने वाले डिस्टेंस को हम मिनिमम डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी-कभी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, और बहुत कम होता है तो ये आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेजरमेंट के मेनली आपके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट हमने मीटर स्केल लिया और इसको मेजर कर लिया। जैसे मान लिया कि ये हमारा जो है, ठीक है, बात करें इसको, मान लिया कि ये 1 फीट है तो हमने इसको लगाकर यहाँ से इससे कंपेयर कर लिया, ये टोटल 10 टाइम्स आया तो हमने कहा कि ये बोर्ड की लेंथ कितनी है, ये 1 फीट का 10 टाइम्स है तो हमने बताया कि ये 10 फीट है। तो हमने इसको डायरेक्ट करके मेजर करके कंपेयर करके बता दिया। तो एक तो तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं उससे डायरेक्ट हम मेजर करके बताते हैं। दूसरा होता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, तो पैरेलैक्स मेथड देखिए, तो पैरेलैक्स में जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत लार्ज डिस्टेंस हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मून की डिस्टेंस कितनी है, यहां से मून का डिस्टेंस कितना, अब बताइए वहां पर स्पेस में किस तरह आप मीटर स्केल लगाकर नापेंगे। तो ऐसे लार्जर डिस्टेंस को मेजर हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसे पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो ना, तो मच लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द लार्जर डिस्टेंस आर नोन एज पैरेलैक्स मेथड, उसे हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड देखते हैं कि इसमें हम लार्जर डिस्टेंस, इससे बड़े डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड के लिए क्या होता है, जैसे आपने ये कोई चीज ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम क्या करें, अपने एक लेफ्ट आइज से राइट आइज को क्लोज करके इसको हम लेफ्ट आइज से देखें, फिर हम लेफ्ट आइज को क्लोज करके राइट आइज से देखें। तो क्या होता है उस कंडीशन में, आप कोई भी चीज, आप दूर के चीज को पॉइंट कर लीजिए, एक बार लेफ्ट आइज से क्लोज करके राइट से देखिए और राइट आइज से क्लोज करके लेफ्ट आइज से देखिए। तो आप जब लेफ्ट, यहां से अगर आप सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट को लेफ्ट आइज क्लोज करके राइट से देख रहे हैं तो ये यहां दिख रहा है, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से देख रहे हैं तो ये यहां दिख रहा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ी सी गैपिंग नजर आती है, क्लियर है, आती है, आप कभी भी चेक करिए, ये कोई भी चीज यहां पे है, लेफ्ट आइज को क्लोज करके राइट से, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से देखेंगे तो लगता है कि थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से खिसक गया है। तो ये किसके कारण होता है, इसका मेन कारण होता है क्यों हमें शिफ्ट हुआ दिखाई पड़ता है, ये थोड़ा सा अपनी जगह से हट बगल में खिसक जाता है, ऐसा हमें क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये आंखों के पोजीशन के कारण, कि दोनों आंखों के बीच डिस्टेंस क्या है, इतनी ही है। तो पास की चीजों को हम इधर से उधर देखें तो समझ आता है, लेकिन दूर अगर कोई चीज हो तो चाहे हम लेफ्ट साइड से देखें चाहे राइट साइड से, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो इस गैपिंग का कारण होता है कि आंखों के बीच के डिस्टेंस। तो जितना ऑब्जेक्ट कोई भी लेफ्ट आइज क्लोज करके राइट से देखने पर राइट आइज को क्लोज करके लेफ्ट, जैसे हमें मून का हमें पता करना है मून कितना दूर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
तो कितना दूर है तो हमें ये पता करना है। जैसे यहाँ मान लेते हैं ये सन ही है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों देखें तो लेफ्ट ये हो गया, ये राइट हो गया या ठीक है। तो अब आप ये इससे देखोगे लेफ्ट साइड से, तो जितना डिस्टेंस ये दिखेगा सन, जितने डिस्टेंस पे होगा इसको डी मानते हैं। राइट से देखेंगे तो राइट से भी सन बहुत दूर है चूंकि, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा शिफ्टिंग जो होता है, ठीक है, ये मायने नहीं रखता, तो ये भी आपका डिस्टेंस ठीक है। और लेफ्ट और राइट आइस के बीच की गैपिंग क्या है, इस गैपिंग के बीच जो डिस्टेंस है इसे बी मानते हैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये था। तो अब देखिए इसको एक एग्जांपल देखते हैं कि ये है लेफ्ट साइड से देखा यहाँ है, राइट से देखा थोड़ा सा पोजीशन ये खिसक जाता है, तो यहाँ से हमारी आंखें वही है, बस इसका पोजीशन खिसक गया, यानी और जबकि रियल में क्या है, रियल में ये ऑब्जेक्ट वही है, हमारी आंखों का पोजीशन चेंज हुआ। तो मान लेते हैं कि कोई सन है या मून, मान लेते हैं मून है या, तो इसका डिस्टेंस ये कहां पर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखेंगे फिर राइट से, ऑब्जेक्ट तो वही है, हमारी आंखों का पोजीशन लेफ्ट टू राइट ये हो के चेंज हो गया। तो जितना पोजीशन चेंज होता है, जितना पोजीशन चेंज होता है, जैसे हमने इसको देखा लेफ्ट से यहाँ है, राइट से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो जितना पोजीशन इसकी चेंज होगा उसे बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिस, ठीक है, इसे बेसिस कहा जाता है, ठीक, इसको बेसिस कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए लेफ्ट और राइट आइस के, ठीक है, इस मून को ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी आंखों से अगर स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो ये स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच क्या होता है, एक एंगल बनता है। मान लीजिए कि एंगल कितना है, थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स, एंड एंगल ऑफ पैरेलैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ पैरेलैक्स क्या है, तो एंगल ऑफ पैरेलैक्स इज द एंगल बिटवीन द लाइन joining to the eyes, joining the eyes to the sun, ठीक है। तो इस दोनों आंखों से सन, जैसे ये है, हम यहाँ से देखें ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो एक लाइन यहाँ से मिलाएंगे, दूसरी लाइन यहाँ से मिलाएंगे, दोनों लाइन के बीच जितनी गैपिंग है, जैसे सपोज दैट ये हमारी आई, यहाँ दोनों से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको हम मिलाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। बेसिस क्या है, तो हमारे दोनों पोजीशन जैसे लेफ्ट और राइट आइस के बीच की जो गैपिंग है इसे बेसिस कहते हैं। या फिर अगर आप ऐसे देखते हो तो पोजीशन थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले यहाँ दिख रहा है, फिर थोड़ा सा शिफ्ट होकर नजर आता है, जब देखिए आपको बारीक से बंद करके देखते हैं, तो जितना पोजीशन शिफ्ट नजर आता है, शिफ्ट होता है, इसे बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं कि कितना हमारा ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब जानते हैं हम कि डिस्टेंस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन थीटा। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होता है, कितना होता है, b बाई थीटा। तो यहाँ पर बेसिस को थीटा से ना, थीटा से मेजर कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये क्या होता है, लार्जर नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से d इक्वल टू b बाई थीटा इस फॉर्मूले में जब हम रखते हैं, तो इससे हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना हमारा मून का डिस्टेंस अर्थ से है, हमारी आंखों से कितना डिस्टेंस है। तो इस तरह से क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड के द्वारा बहुत ही लार्जर डिस्टेंस को मेजर करना हो, जैसे मून का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, तो पैरेलैक्स मेथड के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, थर्ड होता है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला एस्टिमेशन मेथड क्या है, ठीक। तो एस्टिमेशन मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं,
स्मॉलर। स्मॉलर के लिए तो आपने देखा हुआ स्क्रिब्लर्स वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है, लेकिन उससे बहुत छोटा है। जैसे सपोज दैट एटम्स की साइज, एटम या मॉलिक्यूल का साइज कैसे मेजर किया गया है? अगर हम एटम या मॉलिक्यूल्स के साइज को मेजर करें तो कैसे मेजर किया गया होगा उसको देखेंगे, तो वो आपका क्या होता है, उसके लिए जो तरीका यूज किया जाता है उस मेथड को हम कहते हैं एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड के द्वारा एटम और मॉलिक्यूल्स के साइज को मेजर करते हैं, जिसके बारे में हम ठीक है अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगर कोई डाउट